अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स। हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था कैरेक्टरिस्टिक का, आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इनहिबिटर्स का और एक्टिवेटर्स का। आज हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि बेसिकली इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स होते क्या हैं। इनहिबिटर्स की हम बात करते हैं तो इनहिबिटर्स क्या करते हैं, किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को ये स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। इनहिबिशन का मतलब होता है इनहिबिशन का मतलब होता है स्टॉप करना। तो इनहिबिटर्स क्या बेसिकली करते हैं कि एंजाइम्स की अगर वर्किंग है वो स्टॉप कर देते हैं। तो वो स्टॉप क्यों करते हैं? अगर एंजाइम्स की वर्किंग एक लिमिट तक हो गई है, हमें जितनी हमारी ज़रूरत थी उतना एंजाइम ने काम कर लिया, अगर हमारी ज़रूरत से ज़्यादा एंजाइम काम करना शुरू कर देता है तो इनहिबिटर्स क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं ताकि मज़ीद हमारे अंदर वो एक्टिविटीज़ ना हो। जितनी एक्टिविटीज़ हमें चाहिए होती हैं उतनी एंजाइम परफॉर्म कर लेता है, और जितनी अगर आगे नहीं चाहिए होती तो आगे फिर परफॉर्म इनहिबिटर्स नहीं करने देते। ठीक है। एक्टिवेटर्स क्या काम करते हैं? एक्टिवेटर्स किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को स्पीड अप करते हैं, कैटालाइज करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी हैं हमने, इनहिबिटर्स का और एक्टिवेटर्स का। इनहिबिटर्स क्या करते हैं, किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को वो इनहिबिट कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। और एक्टिवेटर्स क्या करते हैं, वो एंजाइम की एक्टिविटी को स्पीड अप कर देते हैं। तो मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ कि इनहिबिटर और एक्टिवेटर बेसिकली जो फंक्शन है वो किस तरह अपने परफॉर्म करते हैं। ये देखें, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स का है रिएक्शन। ये जो पहला हमारे पास आता है ये एक्टिवेटर्स का है। ठीक है। एक्टिवेटर्स का हमारे पास, इसमें देखें एंजाइम्स के हैं, सिंपल है, सबस्ट्रेट है ये, और ये एंजाइम है। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि एंजाइम का वो हिस्सा जो पार्टिसिपेट करता है बाइंडिंग में, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। ठीक है। ये हमारे पास एक्टिव साइट आ गई है, ये बाइंड हुआ यहाँ पे और इसने प्रोडक्ट बना दी। ये हमारे पास सबस्ट्रेट था जो एज अ रिएक्टेंट यूज़ हुआ है और इसने क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनहिबिशन का टॉपिक आता है। तो इनहिबिशन में इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, इसने इस एंजाइम के साथ अटैच होना था। तो इनहिबिटर्स क्या करते हैं, जब उनको पता होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है, अब हमने इसकी एक्टिविटी को रोकना है, तो इनहिबिटर्स, ये ब्लू कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, इसे हम इनहिबिटर्स कहते हैं। ये इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ये सबस्ट्रेट ने जहाँ पे अटैच होना होता है वहाँ पे इनहिबिटर्स अपने आप को अटैच कर लेते हैं ताकि सबस्ट्रेट के अटैच होने की गुंजाइश बाकी ना रहे। ये सबस्ट्रेट है हमारे पास, ये जो कलर आपको नज़र आ रहा है ये सबस्ट्रेट है, इसने यहाँ पे अटैच होना था। अब इसकी बजाय इनहिबिटर अपने आप को अटैच यहाँ पे कर लेता है ताकि सबस्ट्रेट के अटैच होने की गुंजाइश बाकी ना रहे। ये इनहिबिटर अटैच हो गया है एक्टिव साइट के साथ। अब ये देखें, तो अब जाहिर सी बात है जब ये अटैच हो गया है तो सबस्ट्रेट ने कहीं पे भी अटैच नहीं होना। तो इनहिबिटर मॉलिक्यूल प्रिवेंट्स द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो आप होप्सो आप लोगों को इस डायग्राम से क्लियर हो गया होगा कि एक्टिवेटर्स क्या काम करते हैं और इनहिबिटर्स जो हैं वो एंजाइम्स की एक्टिविटी को किस तरह स्टॉप करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है कोफैक्टर्स की। तो एंजाइम्स जो होते हैं बेसिकली उनको कोई ज़रूरत नहीं होती कि कोई दूसरा एंजाइम उनके साथ मिलकर काम करे, लेकिन समटाइम्स इस तरह होता है कि कुछ एंजाइम्स, हमने पढ़ा था कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। कुछ एंजाइम्स को समटाइम्स क्या होते हैं, कुछ नॉन प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है अपने काम में एडिशन करने के लिए, कि वो किसी के हेल्प चाहते हैं कि कोई नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल आके हमारी हेल्प करे ताकि हमारे काम में आसानी हो जाए। बेसिकली एंजाइम्स को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सम केसेस में एंजाइम्स नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को चाहते हैं, रिक्वायर करते हैं ताकि वो अपना काम कर सकें। तो उसको हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर्स। ठीक है। ये देखें, सम एंजाइम डू नॉट नीड एनी एडिशनल कंपोनेंट टू वर्क, हाउएवर अदर रिक्वायर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल और आइंस कॉल्ड कोफैक्टर्स। और नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हेल्प करने के लिए आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स हमारे पास जो होते हैं वो दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास होती हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स और दूसरा हमारे पास आता है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। ठीक है। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की हम बात करते हैं तो इसकी एग्जांपल में आपके पास फ्लेविन आ जाता है और ये हीम आ जाता है, सॉरी। ठीक है, HEME, हीम। ये आपके पास कुछ नाम है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के जो हमें चाहिए होते हैं। ठीक है। ये आपने सिर्फ नाम ही याद करने हैं। तो हमारे पास हम कहते हैं कि कोफैक्टर्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। ऑर्गेनिक फैक्टर्स में हमारे पास दो नाम आते हैं, एग्जांपल्स फ्लेविन और हीम आते हैं। और इनऑर्गेनिक में हमारे पास आ जाती है मेटल आइंस। ठीक है।
अब देखिए इनऑर्गेनिक का काम हमारा बस यहीं तक था। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की ऐसे ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जो एंजाइम्स के साथ बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है, कहते हैं कि एंजाइम्स के साथ वो टाइटली बाउंड होते हैं। तो ऐसे कोफैक्टर्स को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जो एंजाइम्स के साथ बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, बहुत मजबूती से जो है ना बाउंड हुए होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ऐसे ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जो एंजाइम्स के साथ बहुत ज़्यादा लूजली बाउंड होते हैं, तो ऐसे कोफैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, कोएंजाइम्स। ठीक है, तो ये देखें, co-factors can either be inorganic metal ions or organic flavin or heme. If organic co-factors are tightly bound to enzymes, they are called prosthetic group. If organic co-factors are loosely attached with enzymes, they are called coenzymes. तो coenzymes आगे क्या काम करते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं केमिकल ग्रुप्स की फ्रॉम वन एंजाइम टू एन अदर सम इंपॉर्टेंट वाइटामिन। कोएंजाइम्स की एग्जांपल अगर आपके पास आती हैं तो आपने इसके लिखने सम इंपॉर्टेंट वाइटामिन हैं। वाइटामिन में आपके पास रिबोफ्लेविन है, थायामीन है, फॉलिक एसिड एक्ट एज अ कोएंजाइम्स। तो ये आप लोगों के पास डिफ्रेंशिएट भी आता है इसका कि डिफरेंस बिटवीन प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम्स। तो आप लोगों ने बताना है प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम्स में क्या डिफरेंस है, कि अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स एंजाइम्स के साथ टाइटली बाउंड होते हैं तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, और अगर ऑर्गेनिक फैक्टर्स एंजाइम्स के साथ लूजली बाउंड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स में हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं वाइटामिन की, फ्लेविन की आते हैं, रिबोफ्लेविन के हैं, थायामीन है और फॉलिक एसिड एक्ट एज अ कोएंजाइम्स। उसके बाद हमारे पास मेटाबॉलिक, आप लोगों को बोल्ड लेटर्स में नज़र आ रहा है मेटाबॉलिक पाथवे। तो मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, ऐसा पाथवे होता है जहाँ पे एंजाइम्स एक्ट करता है। एंजाइम्स एक्ट कैसे करता है कि वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। हमने पढ़ा था जिस तरह रिएक्शंस होती हैं तो वो रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो एंजाइम्स क्या करता है, सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट में। तो ऐसा पाथवे जहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, ऐसी साइट, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। Several enzymes can work together in a specific order, creating metabolic pathway. In a metabolic pathway, one enzyme takes the product of another enzyme as a substrate. After the reaction, the product is passed on to the next enzyme. हाँ जी, तो ये चीज़ आपको बता दूँ। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये सबस्ट्रेट है, एंजाइम ने इस पर एक्ट किया है और क्या बना दिया है, प्रोडक्ट। ठीक है, अब रिएक्शन आगे से स्टार्ट होना है, तो अब क्या होगा, अब इसकी जो है ना फर्दर आगे से प्रोडक्ट्स बनेंगी। फर्दर एंजाइम इसको आगे से प्रोडक्ट बनाएगा, तो क्या होगा, इतना रिएक्शन हमने पढ़ लिया था पहले, ये सबस्ट्रेट था और ये क्या था, प्रोडक्ट। अब जब नेक्स्ट रिएक्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये चीज़ क्या आ गई है, ये रिएक्टेंट आ गई है, और ये हमारे पास क्या आती है, प्रोडक्ट ही। अब नेक्स्ट रिएक्शन इसके आगे से स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारे पास क्या आ गई है, रिएक्टेंट आ गई है, और आगे हमारे पास जो बनेगी चीज़ वो हमारे पास क्या आ गई, प्रोडक्ट। उन्होंने कहा कि एक चेन की सूरत में रिएक्शन होता है मेटाबॉलिक पाथवे में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजाइम्स मिलकर काम करते हैं, एक का सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनी है, फिर आगे से रिएक्शन जो है ना वो प्रोसीड हुआ है। जब आगे से रिएक्शन होगा स्टार्ट, तो क्या होगा कि एक की जो प्रोडक्ट होगी वो नेक्स्ट की रिएक्टेंट बन जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स का टॉपिक ख़त्म हो गया है। होप सो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं भी समझ आया तो कोई अगर मुश्किल हुई तो लाजमी बताइएगा, मैं कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर कर दूँगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है यूजेस ऑफ एंजाइम्स के, एंजाइम्स के इस्तेमालात के हमारी डेली लाइफ में, हमारी केमिकल रिएक्शंस में एंजाइम्स क्या क्या जो है यूजेस हैं। एंजाइम्स आर एक्सटेंसिवली यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉर फास्ट केमिकल रिएक्शंस हैं। हमने पहले ही पढ़ा था कि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, वो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं। फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्री, तो फूड इंडस्ट्री में एंजाइम्स कैसे काम करते हैं। एंजाइम्स डैट ब्रेक स्टार्च, स्टार्च हम कार्बोहाइड्रेट्स को भी कहते हैं, ठीक है, जो हमारी खुराक से में हासिल होती है। एंजाइम्स डैट ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर आर यूज्ड इन दी प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्रेड और बन्स। जो बन वगैरह हम खाते हैं या वाइट ब्रेड वगैरह खाते हैं, डबल रोटी वगैरह खाते हैं, तो वो किस तरह जो है ना उसमें एंजाइम्स होते हैं जो स्टार्च को जो ब्रेक करते हैं, ठीक है, इनटू सिंपलर शुगर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ब्रीविंग इंडस्ट्री। ब्रीविंग कहते हैं लिक्विड मटेरियल की इंडस्ट्री होती है, जो हम कहते हैं शराब वगैरह की, मशरूबात की इंडस्ट्री होती है, उसे हम कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि शराब वगैरह किस तरह बनाते हैं एंजाइम्स,
Enzymes break starch and proteins. The product are used by yeast for fermentation to produce alcohol. वो सिंपल जो है वो स्टार्च को प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करते हैं और उससे जो है ना वो अल्कोहल बना देते हैं बाई यीस्ट फर्मेंटेशन. पेपर इंडस्ट्री एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च टू लोअर इट्स विस्कोसिटी. विस्कोसिटी कहते हैं थिकनेस को. स्टार्च को ब्रेक करते हैं ताकि उसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाए और उससे हम लोग इजीली पेपर तैयार कर सकें. नेक्स्ट हमारे पास आए थे बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स हैं. प्रोटीएज एंजाइम्स आर यूज फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ. या आपने याद करना है कि कपड़ों के से दाग धब्बे दूर करने के लिए जो प्रोटीन्स वगैरह होती हैं वो दूर करने के लिए हम कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करते हैं. तो प्रोटीएज एंजाइम हम यूज़ करते हैं कपड़ों से प्रोटीन्स के स्टेन्स को रिमूव करने के लिए. प्रोटीन्स के दाग धब्बों को रिमूव करने के लिए हम जो एंजाइम यूज़ करते हैं एज अ डिटर्जेंट उससे हम क्या कहते हैं, प्रोटीएज. अमाइलेज एंजाइम्स आर यूज्ड इन द डिश वॉशिंग टू रिमूव रेजिस्टेंट स्टार्च रेजिड्यूज़ हैं. तो इसका क्या मतलब है, रेजिड्यू कहते हैं बाकी बचा हुआ मटीरियल. अब देखते हैं बर्तन वगैरह होते हैं तो गंदे बर्तन होते हैं धोने वाले होते हैं, उस पर क्या होते हैं ऑयल वगैरह लगा होता है, हमारा सालन वगैरह लगा होता है उसके ऊपर. तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग जो बर्तन धोने वाला साबुन इस्तेमाल करते हैं उसमें बेसिकली कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, अमाइलेज. क्योंकि अमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेक डाउन करता है. ठीक है, तो डिश वॉशिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अमाइलेज. और कपड़े धोने के लिए हम क्या कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं, प्रोटीएज. तो ये आपने कुछ एंजाइम्स हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है. ठीक है, तो यूजेस ऑफ एंजाइम्स का भी टॉपिक हो गया. होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी. कोई भी इसमें चीज़ मुश्किल नहीं है जैसा चीज़ आपको ना समझ आई हो. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास देखें फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन. अच्छा, एंजाइम्स जो होते हैं वो बड़े स्पेसिफिक होते हैं. जिस तरह हम कहते हैं कि बड़ा डिसिप्लिन होता है उनमें, उन्होंने जो काम करना है उन्होंने उसी तरीके से अपना काम करना है. वो किसी से भी कोई इंफॉर्मेशन हासिल नहीं करते. अगर उनके रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है तो वो क्या करते हैं, वो टूट जाते हैं. रुकावट पे डिपेंड करता है. फ़र्ज़ करें कि अगर हम कहते हैं कि हम उसके रास्ते में कोई बड़ा हर्डल रख देते हैं जिससे एंजाइम अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर देता है या एंजाइम जो खुद ब्रेक डाउन हो जाता है, तब एंजाइम अपना काम करना छोड़ते हैं. वैसे एंजाइम अपने काम से कभी भी पीछे नहीं हटते. जो काम करने के लिए एंजाइम्स बनाए जाते हैं उसी को वो जो है परफॉर्म करते हैं. हम फ़र्ज़ करते हैं कि अमाइलेज की हम बात करते हैं या हम प्रोटीएज की बात करते हैं कि प्रोटीएज डिटर्जेंट जो है ना हमने वॉशिंग इसमें किया था, रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ. तो उसने वो करना ही है काम प्रोटीएज. ठीक है, आप उसको रोक नहीं सकते. रोक की सूरत में सकते हैं जब आप एंजाइम को खुद ब्रेक डाउन कर दें. ठीक है, जो एंजाइम्स होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़े जो होते हैं ना वो देखिए ज़रा. एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू द इन्वायरमेंट इन विच दे वर्क. एनी फैक्टर दैट दे चेंज द केमिस्ट्री और शेप ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल कैन अफेक्ट इट्स एक्टिविटी. अगर कोई एंजाइम है उसमें कोई चीज़ हम ऐड कर दें या हम इन सबस्ट्रेट्स की शेप ही चेंज कर दें, ठीक है, तो उसकी एक्टिविटी बड़ा जो है ना फैक्टर पे डिपेंड करेगा. देखिए, अगर हम कहते हैं एंजाइम्स की वहाँ पर शेप इस तरह की है तो सबस्ट्रेट की शेप हम इस तरह कर दें तो ये फिर तो नहीं होगा. तो ये इसकी एंजाइम की जो एक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी. सम ऑफ द फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन आर बीइंग डिस्कस्ड नेक्स्ट. तो कुछ फैक्टर्स हैं जो उन्होंने बताए हुए हैं कि जो एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं. उनमें हमारे पास ये टेम्परेचर आ गया है, ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आ गई है और पीएच आ गया है. तो इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये तमाम फैक्टर्स इसके जो एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ को किस तरह जो है ना वो ख़राब करते हैं. अब तक के लिए आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस ऑफ एंजाइम्स यहाँ तक आप लोगों ने अब करना है फैक्टर्स तक. इसमें कोई भी चीज़ अगर आपको मुश्किल लगे, जो चीज़ ना समझ आए, आपने लाजमी पूछनी है. अच्छे तरीके से पढ़ना है. किसी वर्ड का मीनिंग जो आपको ना समझ आ रहा हो तो आप लाजमी पूछिएगा. ठीक है, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.